भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत एक ऐसा देश है जहां हर रीजन की अपनी यूनिक पहचान है, आर्ट है, म्यूजिक है और विशिष्ट परंपराएं हैं। यहाँ का कल्चर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके त्योहारों, उनके गीतों और रस्मों में भी बसा हुआ है। इसीलिए हमारा देश दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको इसी ग्लोरियस हेरिटेज के साथ रूबरू करवाते हैं और इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिकल म्यूजिक, लोक संस्कृति, इतिहास और गांव की इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खूबसूरत जर्नी। The myth goes that a most sacred Shivalingam was located in the temple at Kadri on the seashore of Mangalore. हमारे गुरु जो हैं बड़े दृष्टा थे और उनका सोच ये था कि साहित्य जो है, अगर तुम साहित्य समझ के गाते हो तो तुम्हारे गाने में भाव की उत्पत्ति ज़्यादा हो। अराजकता, अत्याचार और जुल्मी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश देती उली हाथों की भूमि झारखंड राज्य के खूंटी जिले के तोरपा तहसील में स्थित एक छोटा गांव है। आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार भेंट की। क्लासिकल म्यूजिक की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। ये मन को शांति और सुकून के साथ भर देता है। क्लासिकल म्यूजिक में एक अहम इंस्ट्रूमेंट है सरोद, और सरोद की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में पद्मश्री पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार जी का नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। पंडित जी ने सरोद की गहरी समझ और अपनी अनूठी वादन शैली से इसे देश दुनिया के मंच पर नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनके वादन में ओल्ड ट्रेडिशन की गहराई भी है और आधुनिक समय का इनोवेशन भी है। उन्हें सुनना ना एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। तो आइए सुनते हैं उनकी बेहतरीन सरोद प्रस्तुति और गोता लगाते हैं मेलोडी के सागर में।
पंडित जी के सरोद वादन प्रस्तुति के बाद अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हमारी संस्कृति की खासियत है कि ये देश के लोगों को एक साथ जोड़ती है, उनमें टुगेदरनेस का भाव पैदा होता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में लोगों में साझी विरासत के जरिए एक होने का एहसास भरती है। आज एक ऐसी ही विरासत से हम आपको रूबरू करवाएंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रॉम पीटी टू प्लेंटी के माध्यम से। ये फिल्म कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, वहाँ की परंपराओं, वहाँ के यूनिक रॉक टेम्पल्स और लोक देवताओं के बारे में है, और साथ ही ये दिखाती है कि वहाँ किस प्रकार धार्मिक चर्चाएं होती हैं और ऐतिहासिक वस्तुओं, साथ ही पांडुलिपियों को संरक्षित करके रखा जाता है। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रॉम पीटी टू प्लेंटी। The myth goes that a most sacred Shivalingam was located in the temple at Kadri on the seashore of Mangalore. Annappa, one of Shiva's Ganas, was commanded by Dharma Devatas, the guardians of Dharma, to transport the Shivalingam to another place. The place chosen was Kuduma, a small village on the bank of the beautiful river Netravati. Accordingly, Annappa installed the Shivalingam here 8 centuries ago. He then handed over the administration of the temple to Birmanna Peragade, whose descendants are in charge of the temple to this day. Every morning, the holy waters of the river are carried by the temple priests into the temple. Then follows the elaborate ritual of Abhishekam to the Lord. Only after this ritual, the eager pilgrims are allowed into the temple so they can have the darshan of Lord Manjunatha. Countless pilgrims come to the temple year in and year out, their hearts filled with devotion. They wait patiently in long queues for hours. No prayer offered to Lord Manjunatha, they believe, ever goes unanswered. In the past, the temple was ably administered by the illustrious lineage of enlightened Hegades. Shri Virendra Hegade, the present Dharmadhikari of the holy place, has, apart from performing his traditional pious duties, has given them a new socio-cultural vision. Tulabhara, held directly in his presence, is also an important daily ritual. The devotees, longing to have their wishes fulfilled, undertake a vow to make to the Lord an offering equaling their own actual weight. Once their prayers are answered, they perform this ritual. The increasing number of Tulabhara rituals bears testimony to Lord Manjunatha's fame as the great boon giver and his powers to allay the woes of the devout. Amanavaru, the goddess of the temple, resides next to Lord Manjunatha. An important daily ritual is Nitya Bali Puja, performed 3 times a day, at dawn, noon and dusk. The sacred guardian of Dharma needs to be appeased through our thanksgiving rituals. Annappa, the mythical founder of the temple, is also an object of worship. Pilgrims climb up the hill to offer worship to the folk deity who has now transformed into a Shivagana of the mainstream religion. On the same hill stands the temples of 4 Dharma Devatas, Kalarahu, Kalakai, Kumaraswamy and Kanyakumari, who appeared in the local chieftain's dream to tell him and his wife to send Annappa to Kadri. In fact, they laid the foundation of Dharmasthala, the land of perennial truth. Dharmasthala is the meeting place of both little and great tradition and a symbol of harmony and synthesis, the hallmark of India's great spiritual tradition. Annappa, the protector of the holy town, is not just a memory. He is a living God, appearing from time to time to guide and advise the faithful, embodying himself in oracles during this ritual of Bhutakola. His commands and suggestions have a specific purpose to see that dharma, the truth, prevails at any cost. For the devotees, his word is the law which no one dares to infringe. Bhikshan Dehi Krupavalambanakari Mata Annapurneshwari. Annapurna is the name given to the colossal dining hall capable of accommodating 2,500 people at a time.
The temple is meant to provide food for the soul. At the same time, it cannot ignore food for the body. For the traditional role of the temple is to provide both bhukti and mukti, fulfillment both here and hereafter. Over 30,000 pilgrims partake of the prasadam in this hall every day. Their number swells to 60,000 on Monday, the day dedicated to Shiva. हमारी अद्भुत विरासत को खूबसूरती से चित्रित करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रॉम पीटी टू प्लेंटी के बाद अब बात एक खास मुलाकात की। क्लासिकल म्यूजिक में बनारस घराने का एक विशिष्ट स्थान है। बनारस घराना की शानदार ट्रेडिशन को नए मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है प्रख्यात क्लासिकल सिंगर पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा को। अपनी गायकी से उन्होंने म्यूजिक लवर्स के दिनों में खास जगह बनाई और क्लासिकल म्यूजिक को नई जनरेशन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी गायकी में रागों की गहराई, सुरों की पवित्रता और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यही वजह है कि उनका म्यूजिक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जाता है। तो आइए उनसे सुनते हैं उनके जीवन, उनके संगीत, साधना, एक्सपीरियंसेस और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के मौजूदा परिदृश्य के बारे में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अग्रणी नामों में से एक पंडित साजन मिश्र जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अक्सर हमारे यहाँ लोग ऐसी बात करते हैं कि राजन मिश्र, साजन मिश्र की जुगलबंदी, ये शब्द आता है। जुगलबंदी शब्द कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन मैं मतलब अपनी दृष्टि से देखता हूँ कि ये जुगलबंदी नहीं है, ये सहगायन है। बिल्कुल, कि दो लोग साथ मिल के गा रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने कहा और हम लोगों ने भी हर जगह यही कहने की कोशिश की कि ये जुगलबंदी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ये सहगान है। और भैया तो कई बार ऐसा बोलते थे कि जब हम दो भाई मिलके ये सहगान कर सकते हैं तो हम अगर 10-20 मिलके ये सहगान करें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे। निश्चित। तो उसी भाव से, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे सीनियर थे, गुरु थे, भाई थे, तो वो रिस्पेक्ट जो था वो अपनी जगह था। तो वहाँ कहीं कंपटीशन का भावना नहीं है। हमारे गुरु जो हैं बड़े दृष्टा थे और उनका सोच ये था कि साहित्य जो है, अगर तुम साहित्य समझ के गाते हो तो तुम्हारे गाने में भाव की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। और ये बड़ा सीक्रेट पॉइंट है। लोगों ने बहुत गाए बजाए लेकिन साहित्य को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। पंडित जी, एक आपके जीवन में एक और बहुत बड़े व्यक्ति का साथ रहा, वो मतलब पंडित बिरजू महाराज जी का। जी, वो तो मेरे फादर इन लॉ इसीलिए मैं वो प्रसंग आपसे छेड़ना चाहता हूँ कि वो फादर इन लॉ बने, मतलब ये आपका अरेंज्ड मैरिज था या अरेंज्ड मैरिज था? 79 में जी मेरी शादी हुई जी, और 78 में पसंद कर लिए गए थे। वाह। तो महाराज जी तो मेरे फादर इन लॉ तो ही हैं थे, लेकिन वो हमारे गुरु भी थे। राजन भैया भी हमेशा बोलते थे कि मैं गुरु के तौर पे पंडित बिरजू महाराज जी को हृदय में रखता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। तो उनका कैसे, मतलब कितना आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता था या किस तरह का मार्गदर्शन मिलता था बिरजू महाराज जी का? बिरजू महाराज जी बड़े सहज व्यक्ति थे जी। हम लोगों को भी मतलब भैया भैया करके बुलाते थे और बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है जी। हुआ यूँ कि 79 में मेरी शादी हुई और करीब 22 दिन हम अपने हनीमून टूर से लौटे थे। तो हमारी वाइफ ने कहा चलो, बाबू बोलती थी उनको, हम भी बाबू बोलते थे कि बाबू से मिल लेते हैं भाई इतने दिनों बाद। तो गए तो वो हम लोगों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे हाँ, मतलब वो अपने में खोए हुए हैं, कहीं संगीत में खोए हुए हैं। अब वो जबरदस्ती बाबू बाबू की हुई हैं, हाँ ठीक हो, ये है वो। हमको मतलब दामाद जो है उसको तो ये लगता है ना कि भाई ससुरा मिला है तो कम से कम पहचान तो ले, पहचान तो ले। बैठने के लिए तो बोल दे मैं 40 मिनट से खड़ा हूँ और कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो बड़ा हमने कहा बाइंदा ऐसे ठीक है, बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन रिलेशन में आप हमारे ससुर हैं तो हमको भी तो इज्जत दीजिए। तो खैर उसके करीब 2 महीने बाद एक कार्यक्रम किसी ने रखा आमिर खान साहब जी के मेमोरी में।
तो कथक केंद्र में उस समय हॉल बना था नया जी हॉल, मतलब कमानी के स्टेज का साइज लेके महाराज जी ने बनवाया था जी जीवन पानी जी से बोल के, कि ताकि रिहर्सल कमानी के बजाय हम अपने यहाँ कर लें। तो नया नया हॉल था, नया ओपनिंग हुआ था, तो वहाँ पे कार्यक्रम हम लोगों का मॉर्निंग कॉन्सर्ट था। तो महाराज जी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। जी शादी हो गई है, मतलब उनको दिमाग में है कहीं कि ये राजन साजन के मतलब साजन से शादी हुई है, लेकिन वो तवज्जो कभी नहीं देते थे। अच्छा, मतलब हाँ। तो जब हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, सलग बराली तोड़ी गाए हम लोग, जी तो उसमें महाराज जी ऐसे बैठ के सुन रहे थे, उनके आंख से आंसू गिर रहा था। क्या बात। और 1.5 घंटा के बाद कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम दोनों भाइयों को गले लगाए, बोले आज 40 साल बाद मेरे आंख से आंसू गिरा है सुर से, डागर साहब के आलाप में गिरा था, बड़े डागर साहब, हाँ। और आज ये आंसू निकला। उस दिन से मेरे ससुर जी मुझे पहचानने लगे। अरे उस दिन से मुझे इज्जत मिलने लगी। भारत को गांव का देश भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं तो हमारी रूह बसती है। तो अब रुक करते हैं गांव की तरफ। आज हम चलेंगे झारखंड के खूंटी जिले के गांव उलीहातू की सैर पर। उलीहातू गांव कोई सामान्य गांव नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास और ट्राइबल प्राइड का जीता जागता सिंबल है। इसी गांव में भारतीय संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई के महान नायक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों, उनके सम्मान और जन जागरण के लिए संघर्ष किया और खुद का बलिदान दिया। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। उलीहातू में आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं। उनका स्मारक, उनका पारंपरिक घर, प्राकृतिक सुंदरता और मुंडा ट्राइब की रिच कल्चर इस जगह को यूनिक बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस विलेज के हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में। अराजकता, अत्याचार और जुल्मी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश देती उलीहातू की भूमि झारखंड राज्य के खूंटी जिले के तोरपा तहसील में स्थित एक छोटा गांव है। गांव में बने विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा केंद्र यहां के शिक्षा स्तर को बेहतर बना रहे हैं। गांव भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पने के उद्देश्य से बनाए गए काले कानूनों का जमकर विरोध दिया। उन्होंने करूर रानी के राज को नकार कर स्वदेश बनाने का नारा दिया। उनके क्रांतिकारी विचारों और स्वदेश की स्थापना के लिए उठाए गए जरूरी कदमों की बदौलत आज भी लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उलीहातू की यात्रा आपको देश प्रेम की भावना से भर देगी, साथ ही साथ आपको यह भी सिखाएगी कि यदि कोई इंसान सच्चे हृदय और अच्छी नियत से जन कल्याण के लिए कदम उठाए तो वह अपने जीवन काल में ईश्वर तुल्य पूजा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वैसे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके गांव, कस्बे या शहर में कोई भी खास ट्रेडिशन है, कोई आर्ट है, कोई फेस्टिवल है या कल्चरल हेरिटेज है, तो उसकी तस्वीर या एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप अपने नाम के साथ हमें ज़रूर भेजें इस ईमेल आईडी पे जो नीचे मेंशन है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम संस्कृति संवाद आपके गांव और शहर की कहानी को देता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, उसे दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, मगर जाने से पहले IGNCA में कुछ खास कार्यक्रम जो आयोजित हुए हैं उनकी झलकियाँ आप देख लीजिए हमारे अगले सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियाँ में। वैसे अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे इंडिया की कुछ यूनिक कल्चरल स्टोरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हाँ, खुश रहिए और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते रहिए। अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह 2026 के अवसर पर दिल्ली में आर्काइव्स, परफॉर्मेंस एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात कठपुतली कलाकार पूरन भट्ट ने प्रतिभागियों को कठपुतली कला की परंपरा, उसके निर्माण और प्रदर्शन की बारीकियों से अवगत कराया।
आईजीएनसी के सांस्कृतिक अभिलेखाकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान बच्चों ने अपने हाथों से पारंपरिक कठपुतलियां बनाना सीखा और इस लोक कला की बारीकियों को निकट से समझा। कार्यशाला के दौरान आकर्षक कठपुतली शो ने बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगे पात्रों, जीवंत प्रस्तुतियों और लोक कथाओं से सजे इस प्रदर्शन ने बच्चों के चेहरे पर उत्साह और आनंद की चमक बिखेर दी। इस दौरान वीर योद्धा अमर सिंह राठौर के गौना अवसर का सजीव चित्रण किया गया, जिसमें गांव वासियों के उत्सव, लोकगीतों, नृत्य और सामुदायिक सहभागिता की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए लोक कलाओं, अभिलेखों और प्रदर्शन परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रख्यात नृत्य गुरु, सांस्कृतिक विदुषी एवं पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह भी उपस्थित रहीं। यह भेंट भारतीय संस्कृति, कला एवं विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आईजीएनसी के रीजनल सेंटर गुवाहाटी ने वेस्ट गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के सहयोग से फोकलोर एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च कल्चरल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया। व्याख्यान में प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर रविंद्रनाथ शर्मा ने लोक परंपराओं से जुड़े उद्यमिता के बढ़ते अवसरों और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संदेश को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली में ग्रीन ड्रीम्स इको डिजिटल स्टोरीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्रेरक कहानियों को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। आईजीएनसीए के जनपद संपदा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पद्म भूषण राम बहादुर राय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरणीय जागरूकता तथा सतत विकास के मूल्यों को बढ़ावा देने में ऐसे रचनात्मक प्रयासों की महत्वता पर बल दिया। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और अभिलेखीय विरासत को समझने की दिशा में पुडुचेरी में एक व्याख्यान का आयोजन हुआ। यह आयोजन आईजीएनसी के रीजनल सेंटर पुडुचेरी, पुरातत्व सर्वेक्षण, चेन्नई सर्किल और दक्षिणाचित्र हेरिटेज म्यूजियम के सहयोग से हुआ। इस व्याख्यान का विषय था तमिल ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और विकास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक। इस विषय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, चेन्नई सर्किल के सहायक अभिलेखविद पीटी नागराजन ने तमिल ब्राह्मी लिपि के उद्भव, उसके क्रमिक विकास और इसके महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को भारत की प्राचीन अभिलेखीय परंपराओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। नई दिल्ली स्थित आईजीएनसीए और स्पर्श हिमालय फाउंडेशन द्वारा स्थापित देहरादून के लेखक गांव के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा व्यापक प्रसार के लिए मिलकर कार्य करना है। एमओयू के अवसर पर आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, केंद्र के डीन एवं कला निधि विभाग के अध्यक्ष रमेश चंद्र गौड़ और लेखक गांव की निदेशक विदुषी निशंक उपस्थित रहे। दोनों संस्थाओं ने शोध एवं प्रकाशन, विशेषज्ञता आदान प्रदान, पांडुलिपियों के संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और विभिन्न अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया।